एसवाईएल विवाद पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होने जा रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बैठक हो रही है। मुलाकात के बाद दोनों राज्य अपना जवाब दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को कोर्ट में दोनों राज्यों को अपना जवाब दाखिल करना है। तो एसवाईएल मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आज एक साथ बैठने वाले हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर इस बैठक को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बैठक है। 15 अक्टूबर को दोनों राज्यों को अपना जवाब दाखिल करना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि एसवाईएल का कोई भी समाधान पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य मिलकर सकारात्मक सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालें। तो ऐसे में आज ये काफी अहम बैठक, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं एसवाईएल मुद्दे पर, क्योंकि कल जवाब दाखिल करने का दिन है। 56 साल पुराना यह विवाद है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुख करते हैं अपने चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल का। रवि, ये बताइए, 56 साल पुराना ये विवाद है, जिस तरह का अड़ियल रुख दोनों राज्यों का रहा है, चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा, आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या कोई सकारात्मक पहल, बातचीत या निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर लगभग 5 दशकों पुराना ये मामला है और इस मामले को लेकर लगातार जो है वो राजनीति होती आई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है वो हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो दोनों बैठक करेंगे। हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। लगभग 11:30 बजे के करीब जो है ये बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता जो है पंजाब से सीएम भगवंत मान करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौजूदा समीकरण हरियाणा के अंदर बने हुए हैं, हरियाणा में चुनावी मौसम है, तो ऐसी के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपने लिए धरातल तराश रही। तो निश्चित तौर पर जो इस बार का जो रवैया रहने वाला है, खासतौर पर पंजाब का, तो रवैया जो है काफ़ी ढीला रहेगा। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है पहल जो है वो पंजाब की तरफ से की जा सकती है, कुछ ना कुछ रियायत जो है वो पंजाब की तरफ से की जा सकती है कि आखिर इन मुद्दों को लेकर जो है वो एसवाईएल का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज उम्मीद ये जताई जा सकती है कि कुछ ना कुछ हल जो है वो जरूर निकलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या भगवंत मान के ऊपर अपनी पार्टी का और विपक्ष का भी दबाव होगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, उनके ऊपर लगातार जो है वो अपनी स्टेट का जवाब जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पार्टी का। जिस तरीके से अगर हम बात करें, पंजाब के अंदर जो है श्रोमणी अकाली दल भी सत्ता में रही, कांग्रेस भी सत्ता में रही, और ठीक उसी समय जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसी समय हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जो थी वो सत्ता में थी। लेकिन उस वक्त भी ये जो एसवाईएल का मुद्दा है उसको सुलझाया नहीं गया। लेकिन आज ज़रूर जो है हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं, यदि पंजाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगाया जाए और उसके बाद जो है इसका हल निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विवाद जो है उत्पन्न हुआ है, लगभग 5 दशकों पुराना ये पूरा मामला है, तो आज एक सौहार्द, जिस तरीके से मौजूदा समीकरण बन रहे हैं, तो उनके लिहाज से जो है कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे जो है वो सहमति बनती हुई जरूर नजर आएगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो है, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, हाल ही में यदि हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में जो है वो बैठक हुई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठकर। लेकिन उस वक्त जो है कोई हल नहीं निकल पाया था। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरीके से मौजूदा समीकरण जो है चुनावी मौसम बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर कुछ पॉइंट्स पर, चाहे वो एसवाईएल को लेकर जो 1976 के अंदर जो जब ये समझौता हुआ तो 1 करोड़ रुपए जो हरियाणा द्वारा जो है एसवाईएल निर्माण को दिया गया था, कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जरूर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि अपना सॉफ्ट रुख दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी, खासतौर से चुनावों के मद्देनजर। लेकिन जिस तरह से एक सख्त और अड़ियल रवैया दोनों ही राज्यों का अभी तक रहा है, रवि, इतने साल हो गए, इतना आसान भी नहीं है इस मुद्दे पर किसी भी सहमति पर पहुंच जाना।
निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जो अड़ियल रवैया जो अपनाया हुआ है, अड़ियल रवैया पंजाब की तरफ से जो है वो अपनाया गया है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा ने एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 1976 के अंदर जब एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर जो समझौता हुआ था, हरियाणा की तरफ से जो है वो 1 करोड़ रुपये जो है वो पंजाब को दिए गए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है वो आनाकानी जो है वो पंजाब की तरफ से की जा रही थी, जिस वजह से जो है ये जो रुख मौजूदा समय के अंदर जो बना हुआ है, उसके बाद से जो है वो एक तरह से टकराव की स्थिति जो है हरियाणा और पंजाब में जो है वो एसवाईएल को लेकर बनी हुई है। उसके बाद से लगातार जो है वो केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जो है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में बैठक भी हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजियों का जो दौर चला है, अगर हम पंजाब के मौजूदा मंत्रियों की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो है वो किसी भी तरह से जो है वो सरप्लस पानी नहीं है ताकि हरियाणा को दिया जाए। तो वहीं हरियाणा की तरफ से लगातार, चाहे हम सत्ताधारी पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि हम अपने हक का पानी जो है और अपने हक को जो है वो लेकर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो टकराव की स्थिति बनी हुई है और मौजूदा समीकरण को देखते हुए कुछ एक पॉइंट्स पर जो है वो जरूर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है इस बैठक के अंदर। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा। नजर बनाए रखिए रवि इस पूरी बैठक पर कि आज क्या कुछ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एसवाईएल का समाधान निकालने के लिए ये पहली बैठक है जो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में करने वाले हैं। लेकिन जितना पुराना और लंबा ये विवाद है, आज का दिन उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन पॉइंटर्स के साथ भगवंत मान आते हैं और क्या कुछ मनोहर लाल कहते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 2 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 2 बजे दिल्ली आने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो पहले ये बैठक होगी एसवाईएल पर चंडीगढ़ में और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। और बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मिल सकते हैं दिल्ली में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे वो दिल्ली आएंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता विनय सिंह जुड़ रहे हैं। विनय, क्या एजेंडा है मनोहर लाल का आज दिल्ली आने का और किस किस नेता से मुलाकात का कार्यक्रम है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि वो किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक ये प्रोटोकॉल के तहत आता है कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में ये लिखा जाता है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि आज जिस तरह से चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों एसवाईएल के मुद्दे पर मुलाकात कर रहे हैं, तो ये संभावना है कि इस मुलाकात के बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली आएंगे तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों से इस मुलाकात के में क्या रहा उसका वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो देखना है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा चूंकि कल और परसों 2 दिन मुख्यमंत्री फरीदाबाद रहेंगे, दिल्ली से नज़दीक है, तो इसलिए भी आज मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात एक ये है कि अभी चूंकि कल शाम से पहले ये शेड्यूल था मुख्यमंत्री का कि उनको आज रात को 8 बजे दिल्ली आना था, लेकिन कल शाम को अचानक शेड्यूल बदला है और मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे आ रहे हैं। तो ये शेड्यूल जो बदला है तो जाहिर तौर पर बात है कि इसकी कोई खास वजह रही होगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री को आज रात को 8 बजे आना था, लेकिन अब वो नए शेड्यूल के मुताबिक दोपहर 2 बजे दिल्ली आ रहे हैं। तो इसलिए लगातार संभावना हो रही है कि जो आज मुलाकात चंडीगढ़ में होने वाली है एसवाईएल के मुद्दे पे, उसके बारे में कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, बताएंगे कि पंजाब की तरफ से क्या कहा गया है, हरियाणा ने अपनी क्या बात रखी है। तमाम बातों का वर्णन दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या केंद्र की तरफ से भी कुछ सलाह मशवरा मनोहर लाल को दिया गया होगा आज इस बैठक से पहले इसमें शामिल होने के लिए? देखिए, केंद्र की तरफ से चूंकि ये इरिगेशन
में आता है और जल संसाधन जो मंत्री हैं उनसे लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र की तरफ से भी उन्होंने कोई सलाह ली होगी। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला इससे पहले आ चुका है वो हरियाणा के पक्ष में आ चुका है, लेकिन पंजाब की तरफ से इसमें देरी हो रही है। पंजाब ने बाकायदा वो नहर जो खोदी गई थी उसको वापस तोड़ दिया था। तो ये तमाम तरह का इतिहास है एसवाईएल को लेके, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा के पक्ष में फैसला आया है तो अब जो भी बात करनी है मीटिंग में वो पंजाब को करनी है। पंजाब क्या बात रखता है, ये तमाम बातें इस मीटिंग में होगी। लेकिन उस मीटिंग का जो सार है, पंजाब की तरफ से क्या बात की गई है, ये जो तमाम जो सार है, मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे तो जो जब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे उनके सामने रखेंगे। जाहिर तौर पर बात है कि केंद्र की तरफ से भी मुख्यमंत्री ने सलाह ली होगी और अपनी क्या राय रहेगी केंद्र की, वो भी बात इसमें रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनय सिंह इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आज की इस बैठक में क्या नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि इतिहास गवाह है इतने सालों में अभी तक एसवाईएल के मुद्दे को लेकर दोनों ही राज्यों के तेवर तल्ख रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का आज ऐलान किया जाना है। सुबह 11:30 बजे राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9 जिलों के लिए तारीखें घोषित की जाएंगी। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे चरण की तारीखों की जानकारी देगा। तो सुबह 11:30 बजे राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 9 जिलों के लिए पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला है राज्य चुनाव आयोग। दूसरे चरण की तारीखों का आज ऐलान कर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से रवि चंदेल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रवि, क्या खबर है इसको लेकर? देखिए, पंचायत चुनावों के मद्देनज़र जो है वो पहले चरण के चुनावों की जो तारीखों का जो ऐलान था वो किया जा चुका है। तो अब जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्देश पारित किए गए हैं राज्य चुनाव आयोग को कि 30 नवंबर से पहले जो है वो पंचायत चुनाव करवाए जाएं, तो इसके मद्देनज़र आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज राज्य चुनाव आयोग जो है अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता रखेगा और दूसरे चरण के अंदर जिस तरीके से बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 जिलों के अंदर जो है वो चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनकी तारीखों का जो है वो ऐलान किया जाएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें जिला परिषद के चुनावों की, ब्लॉक समितियों के चुनावों की, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो तीनों चरणों के चुनावों के बाद जो है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन पंच और सरपंच के जो चुनावों के रिजल्ट हैं, जिस तरीके से पहले चरण के पंच और सरपंचों के चुनावों का जो मतदान होगा वो 2 नवंबर को होगा, तो उसी दिन जो है वो पंच और सरपंच के चुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनावों के नतीजे जो हैं वो तीनों चरणों के चुनाव जो है पूरा होने के बाद जो है उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज जो है वो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर जो है वो जिसमें 9 जिले उसके अंदर रखे गए हैं, उनको लेकर जो है तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि चंडीगढ़ से। और आदमपुर उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है आज। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भरेंगे अपना पर्चा। इनेलो से कोड़ाराम भी अपना नामांकन आज दाखिल करने जा रहे हैं। बीजेपी से भव्य बिश्नोई अपना नामांकन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह भी अपना पर्चा भर चुके हैं। तो कांग्रेस और आईएनएलडी के जो प्रत्याशी हैं आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स अपना अपना पर्चा भर चुके हैं। आज जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और वहीं आईएनएलडी की तरफ से कोड़ाराम भी अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जो कि आज अपना नामांकन भरेंगे, आखिरी दिन है आज आदमपुर उपचुनाव में नामांकन भरने का, और दूसरी तरफ आईएनएलडी के कोड़ाराम वो भी आज ही अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर आज प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है। सोलन से हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के दिग्गज रैली को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, आज प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है और यहां से कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है।
हिमाचल के सोलन से आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही हैं प्रियंका गांधी। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली नाम दिया गया है कांग्रेस की इस रैली को। तो आज सोलन में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। आज चुनावी अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी सोलन से कर देगी और सबसे पहली रैली प्रियंका गांधी की रखी गई है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री हिमाचल में थे और उन्होंने जिस तरह से करोड़ों के तोहफे हिमाचल वासियों को दिए हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी की आज ये रैली देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी हिमाचल के लोगों से आज क्या वादा करने जा रही हैं, कितना जन समर्थन वो जुटा पाती हैं, कितनी भीड़ वो जुटा पाती हैं। तो प्रियंका गांधी की रैली है आज हिमाचल के सोलन में और यहां से कांग्रेस पार्टी का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुख करते हैं अपने हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, बड़ी रैली की कोशिश है आज कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में और बड़ा चैलेंज इसलिए भी है कि कल ही प्रधानमंत्री यहां से होकर गए हैं और करोड़ों रुपए की सौगात वो हिमाचल वासियों को देकर गए हैं। ये बताइए कि आज की इस रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, कितनी भीड़ आज प्रियंका गांधी इस रैली में जुटा पाने में कामयाब होंगी? देखिए अजीता, बिल्कुल आपने एक सबसे बड़ी बात कही। ये कांग्रेस के लिए ऐसे मौके पर चुनौती होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीते एक महीने के अंदर देखेंगे तो 3 बार हिमाचल आ चुके हैं, 3 बार दस्तक दे चुके हैं। 1 लाख युवाओं को जुटाने का दावा मंडी में भाजपा ने किया था। एक बड़ी भीड़ बिलासपुर के अंदर जुटाई गई। तो ये जो कांग्रेस की आज की प्रतिज्ञा परिवर्तन रैली है, तो सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये होगी क्योंकि ये कांग्रेस की पहली हिमाचल प्रदेश के चुनावों के दस्तक में पहली रैली है और लगातार इससे पहले भाजपा की कई रैलियां होंगी। तो कितना इसका संकेत जन समर्थन का जनता की वहां मैदान पर पहुंचने के साथ मिलता नजर आता है, उसकी तुलना सभी लोग करते नजर आएंगे, उस पर सबकी नजर रहेगी। दूसरा, चूंकि कांग्रेस के लिए ये प्रियंका गांधी की पहली रैली है, तो क्या एक जो बदलाव की लहर है उसको एक और हवा दे पाएंगी प्रियंका गांधी या नहीं दे पाएंगी, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। चुनौतीपूर्ण, और उस चुनौतीपूर्ण में कांग्रेस और भाजपा की इन दोनों रैली को जनता तोड़ती नजर। बिल्कुल अरुण, 2 और चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। एक तो वीरभद्र सिंह के जाने के बाद संभवतः ये पहला चुनाव होगा जिसमें वीरभद्र सिंह मौजूद नहीं होंगे, उनकी मौजूदगी का फायदा कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाएगी। और दूसरी बड़ी चुनौती ये कि जिस तरह से लगातार जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस काफी मुश्किल में है। ऐसे में कितना डैमेज कंट्रोल प्रियंका गांधी अपनी इस रैली के जरिए कर पाएंगी? देखिए अजीता, सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के सामने यही खड़ा है। वीरभद्र सिंह एक दिग्गज नेता, एक वरद हस्त की राजनीति जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कई दशकों तक की, उसके अब वो कौन बनेंगे, उनकी कुर्सी को संभालने वाला नेता कौन बनेगा, एक बड़ी जद्दोजहद कांग्रेस के नेताओं में इसकी दिखाई देती है। और ये जो आज की रैली को ऑर्गेनाइज किया गया है, वहां पर भी इसकी छाप देखो बिल्कुल सामने नजर आई है। तमाम तरह के नेता, हिमाचल प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं, प्रतिभा सिंह पार्टी अध्यक्ष हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री हैं, ये तमाम नेता पहुंचे जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के पर्दे के पीछे की कहानी, कांग्रेस की जीत की राह की कहानी के लिए एक बड़ी बाधा बन रही है। और ये कांग्रेस का आलाकमान भी समझता है और उसी को लेकर प्रियंका गांधी के सामने भी ये चुनौती है कि वीरभद्र सिंह के वर्चस्व की लड़ाई में ये जो कांग्रेस के नेताओं की आपसी फूट है, कहीं वो सत्ता वापसी के लिए एक संकट ना बन जाए। और आज की रैली के बाद एक संदेश देने की कोशिश प्रियंका गांधी जरूर करेंगे कि हम इकट्ठे होकर मिलेंगे, लड़ेंगे, और इकट्ठे होकर लड़ने के साथ पहले पार्टी की में सत्ता में आने की लड़ाई होगी, बाद में मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई हो सकती है। ये लगातार कांग्रेस खुद भी कह रही है, लेकिन ऐसा सामने जनता को दिखाई नहीं दे रहा है।
उनके जो बिहेवियर है उसमें इस चीजों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़ी चुनौती दोनों के लिए जरूर है। और प्रियंका गांधी का ये रोल, क्योंकि छराबड़ा में प्रियंका वाड्रा का एक आशियाना है जहां पर सोनिया गांधी भी इससे पहले, इस रैली से पहले जरूर यहाँ रहे, मंथन किया गया। और राहुल गांधी क्या हिमाचल प्रदेश में आएंगे नहीं आएंगे, इन बातों को भी तोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो ऐसे में स्थिति यह है कि सत्ता वापसी की राह में कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा संकट है, एक मजबूत चेहरा मोदी के रूप में, एक सरकार के रूप में जहां पर कांग्रेस से छिटकते हुए उसके नेता हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या हिमाचल से अपने बदलाव की लहर पूरे देश के भीतर बनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। 15 अक्टूबर को अमित शाह का सिरमौर दौरा होने जा रहा है। हाटी समुदाय की आभार रैली में शामिल होंगे अमित शाह। सिरमौर के गिरपार में उनकी आभार रैली होगी। केंद्र से हाटी समुदाय को मिला है एसटी का दर्जा। गृह मंत्री के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। तो हाटी समुदाय की आभार रैली में शामिल होने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिरमौर के गिरपार में यह आभार रैली रखी गई है। 15 अक्टूबर को अमित शाह का सिरमौर दौरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि आभार रैली जो है वो 15 अक्टूबर को है। केंद्र से हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला है और ऐसे में गृहमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारी इस रैली के जरिए की गई है। तो सिरमौर में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 15 अक्टूबर को ये दौरा है अमित शाह का सिरमौर में। केंद्र की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे इस काम को अंजाम दिया है, इस वहाँ तक पहुँचाया है कि कैबिनेट तक हमारे इस मुद्दे को लेके गए हुए हैं, तो आगे का काम भी ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये कैबिनेट में आ चुका है मुद्दा तो आगे होगा भी। हाँ, रही बात स्वागत की, हमने आपसे पहले भी कहा था जब हमारी टीम जो है ना हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में उनसे मिली थी, उस समय हमने उनके साथ कमिटमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आपका काम होगा तो आपके क्षेत्र में भी जरूर आएंगे। वो आ रहे हैं तो उनका आभार हम इस प्रकार से प्रकट करेंगे। जो भी हमारी पारंपरिक वेशभूषाएं रही है, हमारा जिस प्रकार से आप पता है कि सिरमौर के लोग पहले से भी और ख़ास तौर पे ट्रांसगिरी के लोग पहले से लेके आओ भगत के लिए माने जाते हैं, हम उनका उसी प्रकार से स्वागत करेंगे। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे नाहन संवाददाता जुड़ रहे हैं सतीश शर्मा। सतीश, क्या जानकारी आप दे सकते हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर और क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? बिल्कुल, आपको ये बता दें कि हाल में गिरिपार का जो जनजातीय क्षेत्र का मामला है उसको केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दी थी और लोगों की दशकों पुरानी मांग, जो इलाके के लोग 3 लाख के करीब यहाँ की आबादी है, तो इनकी बड़ी मांग पूरी हुई है। तो ऐसे में एक आभार रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है गिरिपार क्षेत्र के सतौन में। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके जो यहाँ पर आभार रैली आयोजित होने वाली है, इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है और दावा किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो पहुंचने वाले हैं। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी के कई बड़े नेता आयोजन स्थल का दौरा कर चुके हैं और आज भी बीजेपी के कई बड़े नेता देर शाम तक जो वो सिरमौर जिला पहुंच जाएंगे और कल सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सतीश फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री 15 तारीख को सिरमौर आ रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आगामी राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम हो जाती है। 3 बजे दोपहर को 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं, ऐसे में इन दोनों ही प्रदेशों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन कर सकता है। 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव ड्यू है वहां की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, क्या खबर मिल रही है
आज ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा? खासकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात की हम बात करें तो देखिए, बिल्कुल इसमें पूरी संभावनाएं हैं। 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और गुजरात और हिमाचल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है इस साल और सभी को इसका इंतजार था क्योंकि समय आ चुका है इन दोनों राज्यों में चुनाव का। तो 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, उसमें पूरी संभावनाएं हैं कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी कि 3 बजे के बाद गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों का बिगुल बज जाएगा। पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों में चुनाव आयोग दौरा कर चुका है, वहां की स्थिति का जायजा ले चुका है। तो आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि पूरी संभावनाएं हैं कि आज हिमाचल और गुजरात राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। अब ऐसे में देखना है कि कितने चरणों में चुनाव होते हैं, क्या तारीखें आती हैं, तमाम जानकारियां 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें चुनाव आयोग द्वारा शेयर की जाएंगी। जी बिल्कुल। और इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए आइए रुख करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, माना यही जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान हो जाएगा। ये बताइए कि क्या माना जाए कितने चरणों में इस बार ये चुनाव करवाया जा सकता है, पुराने इतिहास को अगर देखें तो हम हिमाचल के? देखिए अजीता, जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है तो हिमाचल प्रदेश में तो एक ही चरण के भीतर जो है आमतौर पर चुनाव होते रहे हैं। लेकिन अजीता, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गुजरात और हिमाचल के ये जो 2 चुनाव होने हैं, इनमें हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां इसलिए अलग मानी जा सकती हैं क्योंकि बर्फबारी के दौर में मतदान आम जनता के लिए मुश्किल बन जाता है और यही वजह है कि अक्टूबर नवंबर के महीने से पहले हिमाचल प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि चुनाव से पहले कराने की बात हमेशा उठती रही है और राजनीतिक दलों के भी सत्ता पक्ष से अलग विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल बैठा होता है वो लगातार इस बात की मांग करता है कि चुनाव अक्टूबर के महीने से पहले इसलिए हो जाए ताकि ये बर्फबारी का मौसम ये जो मतदान है आम आदमी का, खासतौर पर जनजातीय इलाकों में, आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में कल ही परसों हमने तस्वीरें देखी थी, लाहौल स्पीति में बर्फबारी की तस्वीरें हिमाचल से आनी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी बात मानी जा सकती है कि चुनाव आयोग जल्दी में इस बात की घोषणा जरूर कर सकता है। वक्त बीत रहा है, अक्टूबर का ये 15 का महीना, और इसका इंतजार और कयास भी लगाए जा रहे थे कि इसी के दौरान, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। आज महत्वपूर्ण बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दिल्ली में आयोजित होने जा रही है तो ये इशारा जरूर है कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों की घंटी कभी भी बज सकती है और उसकी सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर लेकर ये मानी जा सकती है कि बर्फबारी का दौर हिमाचल में जल चुनाव की आहट देता आया है। बिल्कुल, तो जाहिर है जिस तरह से दौरा कर चुका है चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश का भी और गुजरात का भी, और जो चुनौतियां आप बता रहे हैं उस लिहाज से तो बहुत जल्द अगर हम उम्मीद करें तो तारीखों का ऐलान होना चाहिए। कितना जल्द हो सकता है और क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से माना जाए पूरी कर ली गई हैं चुनाव को लेकर? अजीत, देखिए, इससे पहले जो संकेत चुनाव आयोग की तरफ से मिल रहे थे या राजनीतिक दल जिस बारे के ऊपर मंथन कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है। गुजरात में क्या ये चुनाव अक्टूबर के या हिमाचल के साथ कराए जा सकते हैं या हिमाचल के लिए थोड़ा, गुजरात के लिए थोड़ा वक्त दिया जा सकता है, इसके बारे में लगातार राजनीतिक दलों के कयास जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हिमाचल में ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनावों की घोषणा हो और गुजरात में ये संकेत मिले हैं कि अभी भाजपा या पार्टी के भीतर के इस तरह के संकेत है कि कांग्रेस के अलावा वहां जल्दबाजी इसकी बात की नहीं हो। तो ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग दोनों राज्यों के चुनाव का तिथि जो घोषित करती है एक ही वक्त की करती है और अगर नहीं करती तो क्या ये अलग हो सकता है। ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा। अजीत, दूसरी बड़ी नजर इस बात पे जरूर रखनी होगी कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनावों के नतीजे, क्योंकि मतदान जब भी होगा इसका जो घोषणा होगी, नतीजे जो आएंगे उसकी
डेट उसकी तिथि एक रहने वाली है। जी। और चुनाव आयोग कम से कम हिमाचल प्रदेश को लेकर ये कह चुका है, इससे पहले ही इस बात को साफ कर चुका है कि 8 दिसंबर से पहले पहले हिमाचल प्रदेश में नए जो सरकार है उसका गठन होना है। तो ये माना जा सकता है कि जल्दबाजी में नहीं, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए, हिमाचल में बर्फबारी के दौर को देखते हुए बिल्कुल। आज इस बात का ऐलान हो सकता है आज की तारीख। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। रुक करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, यही सवाल आपसे भी कि क्या चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है? जिस तरह से अरुण उनियाल बता रहे थे कि वहां पर जो बर्फबारी है वो एक बड़ी चुनौती इस अक्टूबर नवंबर के महीने में रह सकती है या दिसंबर तक में, तो ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव करवा लिया जाए। तो क्या माना जाए, क्या नवंबर की कोई तारीख हो सकती है या फिर अक्टूबर के एंड तक भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, तारीख की बात की जाए तो ये इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि जो तारीख होगी वो नवंबर महीने की ही होगी, क्योंकि जब भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है तो उसमें गैप रखता है ताकि वहां पे जो सिस्टम है चुनाव को लेकर उसको बैठाया जा सके, उम्मीदवारों को प्रचार का समय मिल सके। तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। तो इसमें एक बात तो साफ है कि जो तारीखों का ऐलान है, जो तारीख होगी चुनाव की, वो अगले महीने ही होगी, नवंबर में होगी। जहां तक दूसरे आपका सवाल था कि तैयारियों को लेकर कितना तैयार है चुनाव आयोग, आपको बता दूं कि हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों का चुनाव आयोग की एक टीम दौरा कर चुकी है। बाकायदा हिमाचल और गुजरात में वहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग ये भी कह चुका है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर वो दौरा कर चुके हैं और साथ ही साथ जिस तरह से तैयारियां हैं उसके हिसाब से उनको मालूम, चुनाव आयोग कह चुका है कि तैयारियां पूर्ण है। चुनाव आयोग इसलिए आज ये पूरी संभावना है कि जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आज तारीखों का ऐलान हिमाचल और गुजरात दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों का होगा। जिस तरह से हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण जी बता रहे थे, बहुत टेक्निकल बात बता रहे थे कि मौसम का ध्यान खास तौर पे हिमाचल को लेकर जरूर रखना होगा। इसीलिए यह संभावना है कि नवंबर में जो तारीखों का ऐलान होगा वो मौसम का जरूर ध्यान रखा जाएगा, ताकि बर्फबारी जैसा मौसम अगर वहां होता है तो जाहिर तौर पर बात है कि उम्मीदवारों को प्रचार करने में और मतदाताओं को वोट डालने में दिक्कत आ सकती है। तो ये तमाम तरह की बात है। चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा तो इन तमाम जो मौसम है या फिर जो अन्य चीजें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आज तारीखों का ऐलान करेगा। अब देखना है कि क्या गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख एक होती है या अलग अलग होती है, ये 3 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि दोनों राज्यों में चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, तो ये पूरी संभावना है कि आज 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब हिमाचल और गुजरात राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और जैसे ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उसके बाद किसी भी किस्म का जो घोषणा है या कोई शिलान्यास है वो सब नहीं हो पाएंगे। और शायद यही वजह रही कि कल 10 दिन के भीतर ही दूसरा दौरा प्रधानमंत्री का हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, जहां करोड़ों रुपए की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी गई है। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। 44 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, 21 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, 3 सीट निर्दलीय के पास हैं। तो हिमाचल प्रदेश का समीकरण क्या है ये हम आपको बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 44 सीटों पर बीजेपी काबिज है, 21 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और 3 सीट निर्दलीय के पास हैं। तो